हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अखिलेश दुबे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे नॉलेज हंटर पे। इस वीडियो में हम लोग इंडो ग्रीक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये जो इंडो ग्रीक्स है, जिनको आप यावनास के नाम से भी जानते हैं, यावनास, ठीक है। और इनमें एक कैटेगरी आती है जिसका नाम है ग्रीक्स इन बैक्ट्रिया, ठीक है। और एक और आती है जिसका नाम है ग्रीक्स इन इंडिया। तो इंडिया में जो ग्रीक्स आए थे और उनके रूलर्स के बारे में पढ़ने के लिए हम आने वाले कुछ वीडियोस में देखेंगे। और ग्रीक्स इन बैक्ट्रिया, बैक्ट्रिया में जो भी कॉन्क्वेस्ट हुए और जो ग्रीक्स आकर के यहाँ पे बस गए और उन्होंने उस पर रूल किया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग ग्रीक्स इन बैक्ट्रिया से शुरू करेंगे। तो ग्रीक्स इन बैक्ट्रिया में भी थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड पहले देखेंगे और इसमें हम लोग मेनली फैमिलीज को देखेंगे। तो 3 फैमिलीज हैं। इस वीडियो में हम एक ही फैमिली के बारे में पढ़ेंगे और बाकी 2 फैमिली के बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी ना हो जाए, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं ग्रीक्स इन बैक्ट्रिया के बारे में, ठीक है। तो इंडो ग्रीक्स में ग्रीक्स इन बैक्ट्रिया, यहाँ पर आप जानते होंगे अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान। ये जो इंसान था, ये सोच के निकला था कि मैं पूरी दुनिया पर हुकूमत करूंगा, और इसने काफी हद तक अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयास भी किया। चला ये मैसिडोनिया से और आके पहुंचा नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक। इतना बड़ा अंपायर इसने अपने कवरेज में ले लिया। अब ये आपको पता होगा कि अलेक्जेंडर की मृत्यु हो जाती है। उसके कई ढेर सारे कॉसेज हैं। कुछ लोग बोलते हैं किसी और बीमारी से, कुछ लोग बोलते हैं कॉलेरा, कुछ बोलते हैं कि मलेरिया से मर गया, जो भी वजह रही हो, लेकिन उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। और उसकी डेथ के बाद जो भी टेरिटरीज उसने ऑक्यूपाई की थी, एशियन टेरिटरीज, जो कि एशिया माइनर के ईस्ट में आती हैं, ठीक है। एशियन टेरिटरीज जो भी उसने ऑक्यूपाई की थी, वो सारी की सारी उसके एक गवर्नर, उसके एक साथी सेल्यूकस के पास चली जाती है। इसका नाम आपने सुना होगा, सेल्यूकस निकेटर। इस सेल्यूकस की लड़ाई एक बार चंद्रगुप्त मौर्य से भी होती है, जो कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, ठीक है। अब ये जो सेल्यूकस का एम्पायर था, जो इसको अलेक्जेंडर से विरासत में मिला था, ये जो एम्पायर था, ये इसको बोलते हैं हम लोग सेल्यूकिड एम्पायर, ठीक है, सेल्यूकिड एम्पायर। इस सेल्यूकिड एम्पायर में कई हिस्से थे। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप इस बात को देखिए कि अगर मैं बोलूं कि ये हमारा सेल्यूकस का एम्पायर है, ये, ठीक है, तो इसके 4 पार्ट होंगे। एक होगा नॉर्थ पार्ट, एक होगा वेस्ट पार्ट, एक होगा ईस्ट पार्ट और एक होगा साउथ पार्ट, ठीक है। तो ये इसके 4 पार्ट होंगे और मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। तो इस अंपायर के जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, ईस्टर्न मोस्ट प्रोविंसेस, यानी कि जो ईस्ट वाला पार्ट है, ये वाला आप देख पा रहे होंगे, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, इसमें ही 2 प्रोविंस आते हैं, 2 जगहें आती हैं जो कि किंगडम थी। वो कौन कौन सी थी? एक थी पार्थिया, स्पेलिंग देखिए, और एक थी बैक्ट्रिया, ठीक है। अब पार्थिया और बैक्ट्रिया में किस तरीके की मोनार्ची डेवलप होती है, कौन कौन राजा आते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले ये देखिए कि ये जो सेल्यूकस का एम्पायर था, इसमें जो पार्थिया और बैक्ट्रिया नाम के 2 प्रोविंस थे, उनमें रिवॉल्ट हो जाता है, विद्रोह हो जाता है। किसके खिलाफ? सेल्यूकस के खिलाफ। तो विद्रोह कराता कौन है? आप देखेंगे तो एक है प्रोविंस बैक्ट्रिया, और बैक्ट्रिया में कौन कराता है विद्रोह? तो वहां का गवर्नर, वहां का सैट्रैप, ठीक है, जिसका नाम था डियोडोटस I। नाम याद रखिएगा, यही सब याद रखने वाला है। उसका नाम था डियोडोटस I। तो बैक्ट्रिया में रिवॉल्ट किसने कराया? डियोडोटस I ने। कौन था वो? गवर्नर था बैक्ट्रिया का। गवर्नर का क्या मतलब है कि कोई भी राजा जब बहुत बड़े एम्पायर पर रूल करता है, तो वो एक ही टाइम पर पूरे एम्पायर में अपने निर्देश नहीं दे सकता, वहां पर रूल नहीं कर सकता। और ये बात समझने वाली भी है, ठीक है। तो और इसलिए कोई भी राजा अपने गवर्नर्स अपॉइंट कर देता है अलग अलग प्रोविंस में, जहां वो उसकी देखरेख करेगा। तो किसी भी राजा का कॉन्टैक्ट एक दूर के प्रोविंस में जल्दी नहीं हो पाता। तो इसी का फायदा उठाते हुए यहाँ का जो गवर्नर था डियोडोटस I, उसने विद्रोह कराया और बैक्ट्रिया को सेल्यूकस एम्पायर से अलग कर लिया और बैक्ट्रिया पे राज करने लग गया बाद में। कौन? डियोडोटस I, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक दूसरा प्रोविंस जिसका नाम पार्थिया है, उसके अंदर भी एक रिवॉल्ट होता है, और वो रिवॉल्ट कौन कराता है? आर्सेक्स I। आप इसका नाम याद रखिएगा बिल्कुल, आर्सेक्स I। लेकिन इस आर्सेक्स I के बारे में हमें कुछ ज्यादा पता नहीं है कि इनके पूर्वज कौन थे, ये कहां से आए, क्या था। लेकिन ये आर्सेक्स I कोई गवर्नर नहीं है, ये बात तो कंफर्म है। हाँ, हालांकि आर्सेक्स I जो है, इन्होंने रिवॉल्ट कराया था पार्थिया में, ठीक है। उसके बाद ये जो रिवॉल्ट थे बैक्ट्रिया में और पार्थिया में,
ये किस समय हुए, उस समय राजा कौन था सेल्यूकस एम्पायर का, यानी कि सेल्यूकिड एम्पायर का उस समय राजा कौन था, तो समझने वाली बात है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले सेल्यूकस आते हैं, ठीक है, जो अलेक्जेंडर के बाद इस एम्पायर को संभालते हैं। सेल्यूकस के बाद जो रूलर आता है वो होता है एंटियोकस वन, यहाँ रूलर की बात कर रहा हूं मैं। सेल्यूकस के बाद एंटियोकस वन और एंटियोकस वन के बाद एंटियोकस टू, ठीक है। अब ये जो एंटियोकस टू है ये सेल्यूकस एम्पायर को संभाल रहा था, ठीक है ना। अब किस ईयर में किस शासनकाल इसका देख लेते हैं, तो वो है 261 बीसी से लेकर के 246 बीसी तक, ठीक है। और इसी एंटियोकस टू के टाइम पे पार्थिया में और बैक्ट्रिया में दोनों जगह पे रिवॉल्ट जाते हैं, ठीक है ना। तो हमने यहां देखा दी रिवॉल्ट्स अकर्ड ड्यूरिंग एंटियोकस टू, ये रीम एंटियोकस टू के रीम के अंदर जो है उसके राज जब वो राज कर रहा था तो उसके शासनकाल के अंदर जो है ये दोनों रिवॉल्ट होते हैं, ठीक है ना। अब एंटियोकस टू के बाद कौन रूलर आता है, तो उसका नाम था सेल्यूकस टू, जो कि इसके बाद यानी 246 बीसी पे एंटियोकस टू का रूल खत्म हुआ, तो 246 से 226 बीसी तक 20 सालों तक सेल्यूकस टू ने राज किया। फिर सेल्यूकस थ्री आते हैं, तो 226 बीसी से 222 बीसी तक राज करते हैं। और सेल्यूकस थ्री के बाद कौन आता है, सेल्यूकस थ्री के बाद आते हैं, यहां देखिए सेल्यूकस थ्री कंटिन्यूएशन में लिया है। उसके बाद सेल्यूकस थ्री के बाद आते हैं एंटियोकस थ्री। एंटियोकस थ्री का रूल यहाँ पे 222 बीसी पे खत्म हुआ था सेल्यूकस थ्री का शासन, तो एंटियोकस थ्री का शासन 222 से लेकर के 187 बीसी तक चलता है, ठीक है। अब एंटियोकस टू के अंडर जो ये रिवॉल्ट हुए थे उनके थ्रू पार्थिया और बैक्ट्रिया फ्री हो गए, ठीक है। तो एंटियोकस टू के बाद कौन रूलर आता है, वो थे सेल्यूकस टू, ठीक है। ये सेल्यूकस टू और सेल्यूकस टू के बाद भी सेल्यूकस थ्री, ये दोनों ही चाहते थे कि जो हमारे पिता और हमारे दादा यानी कि सेल्यूकस टू के पिता और सेल्यूकस थ्री के दादा एंटियोकस टू के टाइम पे जो ये दोनों प्रोविंस हमारे हिस्से से छूट गए थे उनको हम वापस मिलाएं, लेकिन इस बात में ये कभी सफल नहीं हो पाए। दे वर नॉट एबल टू रीगेन दीज प्रोविंसेस। कौन से प्रोविंसेस, बैक्ट्रिया और पार्थिया, ठीक है। अब फिर क्या होता है कि जब सेल्यूकस टू और सेल्यूकस थ्री इस बात में सफल नहीं हो पाते हैं, तब क्या होता है कि ये जो एंटियोकस थ्री है यानी कि सेल्यूकस थ्री का आगे का रूलर एंटियोकस थ्री ये सोचता है कि जो काम मेरे पूर्वज यानी कि सेल्यूकस टू और सेल्यूकस थ्री नहीं कर पाए वो मैं यानी कि एंटियोकस थ्री करूंगा। फिर वो क्या करता है कि पार्थिया और बैक्ट्रिया को वापस से रीगेन करने के लिए उन पे आक्रमण कर देता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इस टाइम पर जब एंटियोकस थ्री पार्थिया और बैक्ट्रिया पे आक्रमण करता है तब डियोडोटस वन, ये डियोडोटस वन कौन है, ये वही है जिसने रिवॉल्ट कराया था बैक्ट्रिया में, ठीक है। उसका बेटा डियोडोटस टू, इन दोनों का ही शासनकाल, इन दोनों का ही राज बैक्ट्रिया में खत्म हो चुका होता है, केम टू एन एंड। कहां पर, इन बैक्ट्रिया, ठीक है। तो इनका शासनकाल खत्म हो चुका है। तो हमारे लिए समझने वाली बात यह है कि जब डियोडोटस वन और डियोडोटस टू का शासनकाल खत्म हो गया तो इसके बाद का कौन सा रूलर आया जो कि बैक्ट्रिया पर राज करता है और जिसके ऊपर एंटियोकस थ्री ने आक्रमण किया, ठीक है। तो वो देखते हैं, आप इसको नोट्स के फॉर्म में नोट कर सकते हैं और इसको आप जो है अपने एग्जाम में भी लिख सकते हैं, पर इस फॉर्म में ना लिखिएगा, आप इसको सेंटेंस के फॉर्म में, पैराग्राफ के फॉर्म में लिखिएगा, क्योंकि ये प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है, ये तो हमने नोट्स के फॉर्म में लिख दिया है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ की ये जो एंटियोकस थ्री था इसने कोशिश की थी कि मैं अब जो है बैक्ट्रिया को वापस लूंगा, किससे, जो बैक्ट्रिया रिवॉल्ट करके डियोडोटस वन ने जीत लिया था वो वाला बैक्ट्रिया में वापस लूंगा। तो अब ये जो बैक्ट्रिया था उस टाइम पे डियोडोटस वन या फिर डियोडोटस टू रूल नहीं कर रहे थे। कौन रूल कर रहा था वहां पे, वहां रूल कर रहा था यूथिडेमस वन, ठीक है, यूथिडेमस वन। अब ये जो यूथिडेमस वन है इसकी फैमिली के बारे में पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये पहली फैमिली है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। दो फैमिली और बचेंगी ग्रीक्स इन बैक्ट्रिया की लेकर के, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, दोनों खत्म हो जाए तो दो पार्ट में ग्रीक्स इन बैक्ट्रिया खत्म। लेकिन ये जो यूथिडेमस वन था इसके बारे में फैमिली में पहले हम लोग पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। तो इसमें देखो कि जो बैक्ट्रिया था इसके ऊपर किसने किसने रूल किया, किसने किसने रूल किया, तो हमको पता ही है कि ये जो डियोडोटस वन था उसके बाद डियोडोटस टू आता है,
ठीक है, लेकिन फिर अचानक से यूथिडेमस कैसे आ गया, डियोडोटस की फैमिली क्यों नहीं चल रही थी? तो इसका आंसर है कि ये जो डियोडोटस 1 था, जो कि वहां का गवर्नर था, उसने रिवॉल्ट कराया। रिवॉल्ट कराने के बाद बैक्टीरिया अपने कब्जे में ले लिया, और उसके बाद डियोडोटस 2 उसका बेटा आता है, उसको आगे लेके चलता है बैक्टीरिया को। उसके बाद कौन आता है? यूथिडेमस। ये यूथिडेमस कौन है? ये है यूथिडेमस फैमिली का पहला रूलर, जिसका नाम था यूथिडेमस 1। ठीक है, अब ये जो यूथिडेमस 1 है, इसी से जो है एंटीओकस 3 की भिड़ंत होती है बैक्टीरिया को लेकर के। एंटीओकस 3 अपना बैक्टीरिया जो कि सेल्यूकस 2 सेल्यूकस 3 वापस नहीं ले पाए थे, उसके पूर्वज वापस नहीं ले पाए थे, वो वापस लेना चाहता था, और इसलिए एंटीओकस 3 ने यूथिडेमस 1 पर हमला किया, और उसके बाद यूथिडेमस 1 को हरा भी दिया। ठीक है ना, हराने के बाद क्या होता है, जब एंटीओकस 3 बैक्टीरिया को वापस जीत लेता है, तब ये जो यूथिडेमस है, ये यूथिडेमस पॉलीबायस के हिसाब से, पॉलीबायस कौन है? ये हिस्टोरियन है। ठीक है, पॉलीबायस के हिसाब से यूथिडेमस जो है वो क्या करता है कि एक प्रपोजल भेजता है शांति का, पीस का। किसको? एंटीओकस 3 को। एंटीओकस 3 ने इसको हरा दिया है, तो एंटीओकस 3 से शांति का समझौता चाहता है, और ये एंटीओकस 3 के पास अपने दूत को भेजता है। कौन दूत होता है? वो यूथिडेमस का बेटा ही होता है, जिसका नाम है डिमेट्रियस 1। डिमेट्रियस 1 जो है दूत बन के आता है एंटीओकस 3 के पास। लेकिन होता क्या है कि ये जो एंटीओकस 3 है ना, ये डिमेट्रियस 1 से खुश हो जाता है, इंप्रेस हो जाता है। तो यहाँ लिखा है एंटीओकस 3 वाज इम्प्रेस्ड बाय डिमेट्रियस एंड डिसाइडेड, और डिसाइड किया कि अपनी बेटी की शादी जो है डिमेट्रियस 1 से करा देगा। इंप्रेस हो जाता है। तो अब जब शादी करा दी बेटी की, तो उस अंपायर को एंटीओकस 3 कैसे अपने अधिकार में ले सकता है? तो उस अंपायर को उसने इंडिपेंडेंट छोड़ दिया, बोला कि तुम ही ले जाओ, क्योंकि मेरी बेटी वहां पे वहां का उसका ससुराल है, तो तुम ही ले जाओ। ठीक है, तो इस खुशी में उसने उसको दे दिया, वापस दे दिया, और एंटीओकस 3 जो है सीरिया वापस लौट जाता है। सीरिया, जहां उसका राजपाट वो देखने के लिए सीरिया वापस लौट जाता है। कौन? एंटीओकस 3। और एंटीओकस 3 अब एक तरीके से बैक्टीरिया को अपने अंदर नहीं ले पाया। ठीक है ना। अब एक चीज और देख लीजिए, यहाँ मैं बताना भूल गया आपको कि ये जो यूथिडेमस 1 है, ये कैसे डियोडोटस 2 को हरा करके ले लेता है अंपायर बैक्टीरिया का। यहाँ डियोडोटस 1 की फैमिली चल रही थी, डियोडोटस 2 था यहाँ पे, तो डियोडोटस 2 को जो है ये यूथिडेमस 1 जो है किल कर देता है, या फिर एलिमिनेट कर देता है, हटा देता है। ठीक है, और यूथिडेमस 1 इसको किल कर देता है। ठीक है, तो यूथिडेमस डिफीटेड डियोडोटस 2, और यहां से यूथिडेमस 1 की फैमिली शुरू हो जाती है। तो यूथिडेमस 1 का बेटा डिमेट्रियस 1। ठीक है ना। फिर क्या होता है, अब इसमें हमने ये देख लिया कि क्या क्या सिस्टम था, और बैक्टीरिया आखिर में यूथिडेमस की फैमिली को बिलोंग करने लग जाता है, जब एंटीओकस 3 हराने के बाद भी वापस दे देता है बैक्टीरिया किसको? यूथिडेमस की फैमिली को। ठीक है, फिर यूथिडेमस का एम्पायर कहां कहां तक था वो देख लेते हैं, क्योंकि हम इसकी फैमिली के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एम्पायर के बारे में जानना जरूरी है। तो ये नाम याद रखिएगा प्लेसेस का, जो जो इसके एम्पायर में आते हैं: बल्ख, बुखारा, काबुल, कांधार, सिस्तान, और सदर्न पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, यानी कि सदर्न अफगानिस्तान। ठीक है, उसके बाद क्या है? पार्ट्स ऑफ ईरान, ईरान के कुछ पार्ट्स, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, अब ये सब इसके एम्पायर में आ गया। ठीक है ना। लेकिन यूथिडेमस 1 का बेटा कौन था? डिमेट्रियस 1, जो कि आगे चल करके यूथिडेमस बैक्टीरिया का अगला रूलर बनता है। ठीक है ना। फिर क्या होता है, एक और हिस्टोरियन है जिसका नाम है टार्न। ठीक है, तो ये जो टार्न है, ये कहते हैं कि जो डिमेट्रियस 1 है, डिमेट्रियस 1 कौन था? यूथिडेमस 1 का बेटा, सन। ठीक है, इसने भी अपने एम्पायर को और बढ़ाया, और कुछ कॉन्क्वेस्ट किए, कुछ लड़ाइयां की। कौन कौन सी लड़ाइयों में कौन कौन सी चीजें जीती, ये देखते हैं। तो एक लड़ाई करता है वो, एक किंगडम जीतने के लिए, जिसका नाम होता है एरिया। एरिया को जीतता है ये, एराकोसिया को जीतता है ये। 2 किंगडम जीती है, एरिया और एराकोसिया जीता है इसने। उसके बाद ये एक और किंगडम जीतता है, जिसका नाम है सिस्तान। तो ये तीनों किंगडम ये जीतता है, एनेक्स करता है। कौन? डिमेट्रियस 1। अब ये जो तीनों किंगडम इसने जीते हैं, इसका प्रूफ क्या है कि इसी ने जीता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। अब वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने तो ये तो देख लिया है कि यूथिडेमस 1 का बेटा डिमेट्रियस 1 था। ठीक है, ये बात हमको पता है। लेकिन ये जो डिमेट्रियस 1 था, इसके कॉन्क्वेस्ट के बारे में हमने कुछ पढ़ा, इसकी कुछ लड़ाइयों के बारे में पढ़ा, जो कि था एरिया, एराकोसिया और सिस्तान में।
अब इनके लिए जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में एविडेंस मिलते हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो एविडेंस ऑफ कॉन्क्वेस्ट ऑफ डिमेट्रियस वन। ठीक है, तो इसका जो पहला कॉन्क्वेस्ट था वो था एरिया का। ठीक है, हालांकि एरिया इसका कॉन्क्वेस्ट कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं, लेकिन कुछ का मानना यह है कि इट वाज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ यूथेडेमस वन का किंगडम। यूथेडेमस वन का जो किंगडम था इसका पहले से ही एरिया पार्ट था। कुछ का मानना है उसने कॉन्कर किया, और ये इस बात से साबित होता है क्योंकि यूथेडेमस वन जो है ना वो एंटियोकस 3 से लड़ाई करने के लिए रिवर एरियस पे मिलता है, जो कि एरिया में पाया जाता है। ठीक है ना, तो वहां के कॉइन्स भी जो हैं ये बात साबित करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि सीस्तान में कैसे कंफर्म हुआ? ये सीस्तान में इस बात से कंफर्म हुआ कि वहां जो कॉइन्स मिले हैं उनका एविडेंस यूज किया गया है। यानी कि जो सीस्तान है, अगर सीस्तान में डिमेट्रियस वन ने कभी राज किया होगा तो वहां डिमेट्रियस वन के कॉइन मिलेंगे, और यही हुआ, डिमेट्रियस वन के कॉइन मिले, और इसी वजह से हम ये मानते हैं कि सीस्तान जो है डिमेट्रियस वन का कॉन्क्वर्ड रीजन में आता है। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा एरिया कॉन्क्वर किया उसने वो था एराकोसिया। ठीक है, एराकोसिया का लिए एविडेंस क्या मिलता है कि एराकोसिया में ही एक सिटी है जिसका नाम था डिमेट्रियास। नाम याद रखिएगा, डेमेट्रियास। ये जो डेमेट्रियास नाम की सिटी है ये डेमेट्रियस वन के नाम के आफ्टर पड़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है डिमेट्रियस वन ने कभी इसको लड़ा होगा, तभी इसका नाम डिमेट्रियास पड़ा है। और इसीलिए ये सारे एविडेंस ये बात बताते हैं 1, 2, 3 के जो कॉन्क्वेस्ट हैं, इनके सारे एविडेंस ये बात बताते हैं कि डिमेट्रियस वन ने कभी न कभी कॉन्क्वर किया है। ठीक है, जो जीता है। फिर एक विश्वास है डिमेट्रियस वन को लेकर के हिस्टोरियंस के मन में, उस विश्वास को जान लेते हैं। ये इनके बारे में थोड़ा एडिशनल नॉलेज है जो कि डिमेट्रियस वन के बारे में आपको होना चाहिए। वो ये है कि जो डिमेट्रियस वन था, कुछ लोगों का मानना है, कुछ हिस्टोरियंस का मानना है, सबूत नहीं मिला, ठीक है, मानना है कि डिमेट्रियस वन जो है वो हिंदू कुश को क्रॉस करता है और काबुल और इंडस वैली को ऑक्यूपाई कर लेता है, उसको लड़के जीत लेता है। ठीक है ना, हिंदू कुश को क्रॉस करने के बाद काबुल और इंडस वैली को जीत लेता है। कौन? डिमेट्रियस वन। ठीक है, इसके लिए एविडेंस क्या मिलते हैं? एविडेंस के रूप में हमें ये मिलता है कि सिल्वर और कॉपर कॉइन्स पाए गए हैं। ठीक है, जो बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल में कहने का मतलब है दो भाषी हैं, दो भाषाओं में लिखे गए हैं, कॉइन्स के ऊपर दो भाषा में चीजें लिखी गई हैं। ठीक है, तो बाइलिंगुअल कॉइन्स पाए गए हैं और इनके ऊपर नाम है डिमेट्रियस का। ठीक है, तो इस वजह से कुछ लोगों का विश्वास है कि उसने हिंदू कुश क्रॉस किया और काबुल और इंडस वैली में भी कब्जा किया। तो ये एविडेंस था, लेकिन इसी को लेकर के कॉन्ट्राडिक्शन भी है। कॉन्ट्राडिक्शन क्या है? एक और चीज ऐसी है जो ये भी बताती है कि डिमेट्रियस वन ने कभी हिंदू कुश को क्रॉस नहीं किया और इंडिया में नहीं आया। ठीक है, वो क्या है कि जो फोटो होती है, यानी कि जो बस्ट होता है किंग का कोई निशान होता है ना कॉइन्स पे, जो कॉइन होगा उसके ऊपर चिन्ह होगा या फिर खुद किंग की फोटो होगी, तो ये जो निशान है किंग का वो मैच नहीं कर रहा था, डज नॉट मैच विद अदर कॉइन्स ऑफ डिमेट्रियस वन। जो बाकी कॉइन्स है डिमेट्रियस वन को, जो उसने अपने बाकी कॉन्क्वर्ड रीजन्स में, बाकी जीते हुए इलाकों में जारी किए थे, वो जो हैं मैच नहीं कर रहे थे उन कॉइन्स से जो इसने हिंदू कुश के बाद यानी कि काबुल और इंडस वैली में इशू किए थे। ठीक है, तो काबुल और इंडस वैली में जो कॉइन्स इशू किए थे डिमेट्रियस वन ने, वो उसके बाकी कॉइन्स के साथ मैच नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि डिमेट्रियस वन ने कभी काबुल और इंडस वैली में राज किया ही नहीं, वहां कोई और रूलर रहा होगा जिसने राज किया। ठीक है, तो ये माना जाता है कि डिमेट्रियस वन ने नहीं राज किया था, वहां डिमेट्रियस टू ने राज किया था। ठीक है, तो डिमेट्रियस टू ने वहां राज किया था क्योंकि डिमेट्रियस टू के कॉइन्स वहां पाए गए हैं, उसकी फोटो के कॉइन्स वहां पाए गए। ठीक है ना, तो हमने देख लिया कि एविडेंस भी मिल गया, उसका कॉन्ट्राडिक्शन भी मिल गया। तो कंक्लूजन क्या होता है कि कंक्लूजन क्या निकला इससे? कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं जैसे कि मैकडोनल्ड और नारायण, बर्गर वाला मैकडोनल्ड और भगवान वाले नारायण, ऐसे याद रख सकते हैं आप इसको। ठीक है, मैकडोनल्ड और नारायण ये बात मानते हैं कि ये जो कॉइन्स थे ये डिमेट्रियस टू के थे, ना कि डिमेट्रियस वन के। ठीक है, उसके बाद देयरफॉर इसकी वजह से जो है कोई एविडेंस नहीं मिलता टू सपोर्ट कॉन्क्वेस्ट ऑफ डिमेट्रियस वन इन इंडिया। डिमेट्रियस वन के कॉन्क्वेस्ट को सपोर्ट करने के लिए, वो भी इंडिया में, यानी कि हिंदू कुश क्रॉस करके इंडस और काबुल में या फिर उसके भी नीचे, ऐसा कोई सपोर्ट नहीं मिलता कि डिमेट्रियस वन जो है आए थे इंडिया में और उन्होंने इंडिया पे कभी राज किया हो। तो ऐसा कोई सबूत मिलता नहीं, और इस वजह से भी
और एक और वजह है जिसकी वजह से डेमेट्रियस वन इंडिया में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाए, ठीक है। या फिर उन्होंने, और डेमेट्रियस वन जो है इन्होंने सोचा कि अब मैं कंसोलिडेट करूंगा, यानी कि मजबूत बनाऊंगा अपनी कॉन्क्वर्ड रीजन्स को, यानी कि जो उन्होंने इलाके जीत लिए हैं उन्हीं को मजबूत बनाऊंगा आउटसाइड इंडिया। इंडिया में जाने की कोशिश नहीं करूंगा मैं, ठीक है। जो इलाके उन्होंने जीत लिए थे उन्होंने उसको और मजबूत बनाना चाहा और इंडिया में एंटर नहीं किया। क्यों नहीं किया, इसकी वजह देखिए। मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है, ज्यादा अच्छी ड्राइंग है नहीं मेरी, इसलिए बना सकता हूं तो बता देता हूं, ठीक है। तो ये हमारा इंडिया, ठीक है ना, और इधर से जो है नॉर्थ वेस्ट आता है इंडिया का। ये आज का इंडिया है, उस टाइम पे ये और एक्सटेंडेड था, अफगानिस्तान ये सब आता था इसमें, ठीक है। तो वहां का जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, यहां से ग्रीक्स इन्वेड करते थे, ठीक है। तो हुआ क्या उस टाइम पे ना कि यहाँ जो डेमेट्रियस वन अगर इसमें आता, यहाँ पे इस इलाके में नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आता, तो ऊपर से जो है नॉर्थ साइड से डेमेट्रियस वन को सामना करना पड़ता नोमड्स के इन्वेजन का। यानी कि नोमड्स जो है कभी भी डेमेट्रियस को आकर के उसके अंपायर को दिक्कत दे सकते हैं, और उसी के साथ वेस्ट में भी इसको दिक्कत मिल सकती थी डेमेट्रियस को। कौन देता है इसको दिक्कत, तो वो थे पार्थियंस। जो रजवाड़े पार्थियंस थे वो वेस्ट से इन्वेट कर सकते थे, नॉर्थ से इन्वेट कर सकता था नोमड, और इसलिए इसने सोचा कि मैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ना जाकर के जो मेरा इलाका इधर बस चुका है एम्पायर, उसी को मजबूत करूंगा, इसके अंदर नहीं एंटर करूंगा। और इसी वजह से जो है डेमेट्रियस वन ने अपने आप को इंडिया में जाने से नहीं सोचा कि नहीं जाऊंगा यार, यहाँ कुछ है नहीं। तो इस हमने देख लिया कि फैमिली ऑफ एंफिडेमस के बारे में एक फैमिली हमने डिस्कस कर लिया और बैकग्राउंड भी डिस्कस कर लिया है ग्रीक्स इन बैक्टीरिया को लेकर के। अब आने वाली वीडियो में हम जानते हैं दो और फैमिलीज बची हैं, यूक्रेटिडस की और एंटीमेकॉस की, वो देख लेंगे और उसके बाद हमारा सब खत्म हो जाएगा ग्रीक्स इन बैक्टीरिया। ठीक, थैंक यू वेरी मच। और आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें बाकी एआई स्टूडेंट्स के साथ जो कि सही में नीडी हैं। मैंने देखा है कि इससे बेटर कंटेंट आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा अगर आप ग्रीक्स इन बैक्टीरिया को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।